हाय गाइस। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने साई के बारे में पढ़ा। साई जो होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का पूरा एक एड्रेस होता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, कौन सा ऑर्बिट में रहेगा, कौन सा ऑर्बिट में नहीं रहेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उस सब को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो साई होता है उस साई के जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं साई NLM होता है, जहाँ पर एन एल और एम इन तीनों को हमने बोला था क्वांटम नंबर। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या क्या होती है उसके बारे में। क्वांटम नंबर चलिए समझते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है वो। तो क्वांटम नंबर की बात करें तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो होती है, चार मुख्य क्वांटम संख्या होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, जिनको हम एन एल एम और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम नंबर की बात करें तो चार होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और जो दूसरी है वो है एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं क्वांटम संख्या होती क्या है। तो क्वांटम संख्या की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होगा कहाँ पर। क्लियर। जैसे कि हम अगर किसी भी इंसान की हम बात करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और किस देश उसका देश होता है, फिर स्टेट आता है, एंड देन वो एक गली नंबर होता है, मकान नंबर होता है और इंसान का पर्टिकुलर नाम होता है। उसी प्रकार एक इंसान का एक पूरा एड्रेस होता है। तो उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में कहाँ पर है। समझ पा रहे हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि समझ लो कोई हॉस्टल ले लो, हम बात करते हैं कोई हॉस्टल है। क्लियर। तो इस हॉस्टल में हम बात करते हैं फोर्थ, चार फ्लोर है, ये चार फ्लोर है और उस चार फ्लोर में आपका कोई दोस्त थर्ड फ्लोर पे रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे। तो आप बोलोगे पहले तो उसका एड्रेस अपन बात करें तो एक तो हॉस्टल का नाम जो भी होगा वो, एक हॉस्टल में कहाँ पर है वो थर्ड फ्लोर में। अब थर्ड फ्लोर में भी बहुत सारे रूम्स होंगे तो उसमें वो किसी एक रूम में है, तो ये उसका क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया कि हॉस्टल का पर्टिकुलर नाम होगा। उसमें कौन से फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर। तीसरे फ्लोर में बहुत सारे रूम है, उनमें से कोई इंडिविजुअल रूम होगा जिसमें वो रहता होगा, तो वो उसका एड्रेस हो गया। एक तो हॉस्टल का नाम, हॉस्टल का नाम, इसके बाद थर्ड फ्लोर और उसके बाद रूम नंबर। तो ये तीन चीज़ें हैं जो चाहिए। एक तो हॉस्टल का नाम जिस हॉस्टल में वो रहता है, इसके बाद फ्लोर कौन से फ्लोर पे है और इसके बाद रूम नंबर। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है अगर उस इंसान को ढूंढना है तो। समझ पा रहे हो। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए भी अगर हमें उसकी एग्जैक्ट हमें पोजीशन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, तो उसके लिए हमें ये चारों क्वांटम नंबर्स चाहिए जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर। समझ पा रहे हो ना। जैसे कि हम इस हॉस्टल की बात कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो हॉस्टल का नाम, दूसरा फ्लोर कौन से फ्लोर पे, और तीसरा रूम नंबर। ये तीन चीज़ें हो तो हम पता कर सकते हैं कि वो इंसान है कहाँ पर ही हो। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी चार क्वांटम संख्या होती है जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है वो। तब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो थ्योरी दी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली, वो
बोहर के द्वारा दी गई थी, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे बोहर ने शेल कहा था। क्लियर। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो मुख्य क्वांटम नंबर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके एनर्जी लेवल, शेल को, कक्षा को बताता है। तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके द्वारा दिया गया था, बोहर के द्वारा दिया गया। ये किसने दिया, बोहर द्वारा दिया गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर इस तो जो मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे बोहर द्वारा दिया गया था, और बोहर ने जो मुख्य क्वांटम संख्या वो किसको बताती है, तो ध्यान देना मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो कोश को, किसको बताती है, कोश को, या ऊर्जा स्तर जिसे हम कहते हैं कोश, ऊर्जा स्तर, या फिर हम जिसको कहते हैं कक्षा, उसको प्रदर्शित करता है। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमें बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन से ऑर्बिट में है, कौन से कोश में है, कौन से ऊर्जा स्तर में, वो हमको बताता है। अगर हम n के वैल्यूज की बात करें, अगर n की वैल्यूज की बात करें तो n की जो वैल्यूज आती है वो होती है, n के जो मान होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और इनफाइनाइट तक होते हैं, जिसको हम के, एल, एम, एन इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमको क्या बता रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन की, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नंबर एन है वो, समझ पा रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमको क्या बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, वो हमको बताता है। और एन के संभावित मानों की बात करें तो एन का वैल्यूज कहाँ तक है, एन का वैल्यू 1 से लाकर इनफाइनाइट तक होता है। अगर एन का वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, एन का वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में है, एन का वैल्यू 3 है तो तीसरी शेल में, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ पा रहे हो, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि एन का वैल्यू अगर बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगी उस एटम की। क्योंकि हम बात करते हैं अगर रेडियस की, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे समानुपाती है। तो एन का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि कोश बढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं ये न्यूक्लियस है तो ये पहली पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1, इधर n इज इक्वल टू 2, इधर n इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यानी n का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ रही है। यहाँ पर रेडियस इतनी है, यहाँ पर रेडियस इतनी, यहाँ पर रेडियस इतनी। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके। अब दूसरी हम बात करते हैं, जैसे जैसे n का वैल्यूज बढ़ता है, ध्यान देना, जैसे जैसे n का वैल्यूज बढ़ता है E यानी कि एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होती है, एनर्जी भी बढ़ती है। यानी कि हम बात करते हैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये दो रिलेशन आए सामने। यानी कि जो यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करें तो वो त्रिज्या जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सीधे समानुपाती है, और जो ऊर्जा है वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सीधे समानुपाती है। क्योंकि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला, अगर हम एनर्जी के फार्मूले की बात करें तो E इज इक्वल टू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओपन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लो एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ये नेगेटिव वैल्यू कम आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू कम आएगा तो एनर्जी बढ़ी ना, क्योंकि नेगेटिव में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जैसे बढ़ेगा वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अपन बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की कोश को, उसकी ऑर्बिट को, शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। और जैसे जैसे m का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस इतना होगा, सेकंड ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी।
और जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एक शेल में, जैसे कि पहली शेल है, पहला ऑर्बिट है, उस पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी कि एक कोश में, एक ऑर्बिट में, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं 2n² इस फार्मूले से। 2n², जहां पर n की बात करें तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, कोशों की संख्या, कोशों की संख्या, जिस कोश में हम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उस कोश की संख्या। जैसे कि पहले कोश के लिए निकालने तो n कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं n = 1 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन, के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, पहली कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, 2n², तो = 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना है 2, यानी कि पहले जो पहली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि हम बात करते हैं अगर ये न्यूक्लियस है, क्लियर, तो उस न्यूक्लियस की पहली ऑर्बिट है, पहली शेल है, या पहला एनर्जी लेवल, जो को ऑर्बिट को हो तो भी, शेल को हो तो भी, एनर्जी लेवल को हो तो भी, यानी कि कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, जो भी हम कहे वो, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिंपल है, कितना आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं हम इसको, कोश कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कक्षा, है ना, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल, हम इसको बोल सकते हैं। तो जहां पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। क्लियर। और जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे r का वैल्यू भी बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी शेल की। यानी कि यहाँ पर देखो, ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होगी, तीसरी कक्षा की, और नाभिक से सर्वाधिक दूरी भी तीसरी कक्षा की। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, r भी बढ़ रहा है और e भी बढ़ रहा है। क्लियर। अब इस पहली शेल में, दूसरी शेल में, तीसरी शेल में, किसी भी शेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है, 2n², इससे हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सेकंड ऑर्बिट के लिए, ठीक है, n = 2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अगर हम सेकंड ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो फार्मूला क्या है, 2n²। क्लियर। अब की बार क्या हो जाएगा, 2 × n की जगह कितना लिखोगे आप, 2, क्योंकि दूसरी शेल, दूसरी ऑर्बिट, दूसरी कक्षा के लिए निकाल ले तो 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो, 4, और 4 × 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में अब, यानी कि ये अपना हो गया न्यूक्लियस। क्लियर। ये अपनी होगी फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा, और ये होगी दूसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। एक और चीज, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर बनाया है, बट एक्चुअल में 3D होता है। क्लियर। ये एक्चुअल में 3D होता है, हमने यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये सेकंड ऑर्बिट जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने बढ़ सकते हैं अपन, पहले हमने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसीलिए हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, 1s2 2s2 2p6, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, 1s2, और इसके बाद 2s2 और 2p6। तो पहले ऑर्बिट पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑर्बिट में ये 2 और ये 6, 6 + 2 8। तो दूसरे ऑर्बिट आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये दूसरा कोश, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी शेल में, किसी भी कोश में, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2n² से निकाल सकते हैं, जहां पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। जैसे कि मैं कहूँ इधर देख लो 1s2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। इधर 2s2 तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, इधर भी सेकंड ऑर्बिट में। समझ पा रहे हो ना, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या,
एक टेबल बना लेते हैं अपन, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो। तो यहाँ पर हम लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, क्लियर, तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? कोश को। कोश को हो, ऊर्जा स्तर को, या फिर उसको हम कहते हैं कक्षा, सब एक ही टर्म, या फिर उसको बोलते हैं इंग्लिश में शेल, या फिर ऑर्बिट, या एनर्जी लेवल। और यहाँ पर हम बात करते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3 और 4 के लिए अपन देख लेते हैं, 4 तक। तो मुख्य क्वांटम संख्या फर्स्ट यानी कोश कौन सा हो गया, के। सेकंड है यानी कि एल, तीसरी यानी कि एम, और चौथी यानी कि एन। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना है, 2। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, क्लियर। अब दूसरे के लिए वापस 2n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड ऑर्बिट में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तीसरी कक्षा के लिए 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 × 2 = 18, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब चौथी कक्षा की बात करें तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 16 × 2 = 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट पे कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। वैसे फिफ्थ ऑर्बिट, 6, 7 जितने भी ऑर्बिट निकाले, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2n स्क्वायर होगा, जहां पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात समझ में आई, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आएगा, क्लियर। ये तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है उसको ध्यान से समझना। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, सबशेल को। मतलब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में है। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी कोई वैल्यू होगा, और इसका एक हर निश्चित मान, इसका हर एक मान एक उपकोश को प्रदर्शित करेगा, यानी कि इसका निश्चित मान आएगा तो इसका हर मान, ध्यान से समझना, हर मान एक उपकोश, यानी कि इसका हर मान एक उपकोश को प्रदर्शित करेगा, इसका हर मान एक उपकोश को प्रदर्शित करेगा, सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसका हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसके शेल को, उसके ऑर्बिट को। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। यानी कि इसके इंडिविजुअल मान के लिए, उसके हर एक मान के लिए एक सब शेल होगी, और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में इसके एंगुलर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है, कोणीय संवेग को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो किसी भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है और हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है और हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है, तो उसका वैल्यू हम एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 से n-1 तक होता है, n-1 तक होता है। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से n-1। यानी कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका n दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम l निकाल सकते हैं। तो हम l कैसे निकालेंगे, 0 से n-1, यानी कि 0 से कहाँ तक होगा, वो n-1 तक होगा। समझ में आ रही है बात, 0 से कहाँ तक होगा, n-1। जैसे कि देखिए, ध्यान देना, अभी तो समझना कि अगर जैसे कि n इज इक्वल टू 1 हो, तो ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 हो तो l का मान,
मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली शेल में है, तो उसके लिए कौन से सब शेल आएगी, ठीक है ना, वो कौन से सब शेल में रह सकता है। तो एल का मान कितना होगा, 0 से n-1, तो कौन कौन से होंगे, 0 से n कितना है 1-1, यानी कि 1-1, तो कितना हुआ, यानी कि 0 से 0, यानी कि 0 आंसर आया। समझ पा रहे हो ना, यानी कि एल का मान, अब ये 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो जो वैल्यू, ये मैथमेटिकल शून्य नहीं है, ओके ना, ये मैथमेटिकल 0 नहीं है, ये जो 0 आया है वो किसी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है, किसी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उपकोष को प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो देखिए अगर एल का वैल्यू 0 आता है तो कौन सी सब शेल होती है वो, तो एल का वैल्यू 0 आता है तो वो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान देना, अगर एल का मान शून्य होने पर, अगर एल का वैल्यू 0 आता है, मतलब हम कौन से उपकोष की बात करेंगे, वो एस उपकोष होगा, एस सब शेल होगी, वो एस सब शेल की हम बात करेंगे। और अगर एल का मान 1 आता है, एल का मान 1 होने पर, अगर एल का वैल्यू 1 आता है तो वो पी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पी उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार एल का मान, देखिए बहुत ईजी, ध्यान से समझना, उसी प्रकार एल का मान 2 आता है, एल का मान 2 आने पर कौन सा उपकोष होता है, वो डी उपकोष होता है, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है ऐसा कहा जाएगा। और अगर एल का मान 3 आता है तो अपन क्या बोलते हैं, कौन से सब शेल में, वो एफ सब शेल में है, वो एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। समझ पाई बात, यानी कि देखिए पहले ऑर्बिट के लिए हमारे पास एक ही सब शेल है, कौन सी, एस, इसीलिए हम कैसा लिखते हैं, 1s लिखते हैं, 1p ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि पहले ऑर्बिट के लिए एक ही सब शेल है, पहले कोश के लिए एक ही उपकोष है, एस उपकोष, इसीलिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, 1s लिखते हैं, 1p नहीं आता है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में p उपकोष है ही नहीं, क्योंकि अगर p उपकोष होता जहां पर वैल्यू कितना आता, 1 भी आना चाहिए था, 0 और 1 आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे समझिए, दूसरी शेल के लिए देखते हैं अपन, तो हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 हो तो l का मान, n का मान 2 होने पर l का मान वो हम निकालते हैं, l का मान तो कहाँ से आता है, 0 से कहाँ तक होता है, 0 से n-1, तो कितना हो जाएगा, 0 से n कितना है 2, तो 2-1, तो कितना आया 0 से 1, यानी कि 0 और 1 2 आया। अब यहाँ पे देखिए अब 0 किसके लिए है, 0 से 1, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उपकोष को, अर्थात उपकोष कौन कौन से हुए, सब शेल कौन कौन सी हुई, एस उपकोष, 0 के लिए एस उपकोष और 1 के लिए एस व पी उपकोष, एस के लिए कौन सी है, पी उपकोष है, पी सब शेल है, तो यहाँ पर सब शेल कौन सी होगी, एस और पी, इसीलिए हम सेकंड शेल के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या लिखते हैं, 2s और 2p लिखते हैं अपन, सेकंड के लिए हमेशा 2s और 2p लिखते हैं अपन, यानी कि सेकंड में आप देख रहे हो एस सब शेल भी और पी सब शेल भी है, जबकि पहले ऑर्बिट में सिर्फ क्या लिखते हैं, 1s ही लिखते हैं। समझ में आ रही है बात, अब पहले ऑर्बिट में सिर्फ क्या लिखते हैं, 1s अपन, और दूसरे ऑर्बिट में 2s और 2p दोनों लिखते हैं अपन। क्लियर। अब अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए भी देख लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 हुआ तो उसके लिए l के वैल्यूज कौन कौन से आएंगे, तो l इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to n-1 तक होता है, तो कितना हो जाएगा, 0 to n कितना है 3-1, यानी कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 to 2 तक, यानी कौन कौन सी वैल्यू आई, 0 1 और 2, 3 वैल्यूज आई ना, 0 1 और 2, यानी कि 0 किसके लिए था, 0 1 और 2 3 है, यानी कौन कौन से आए, एस
0 एस के लिए, 1 के लिए पी और 2 के लिए डी, यानी कि 3 उपकोष आए, एस पी और डी 3 उपकोष आए। समझ में बात। इसीलिए हम 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन, 3s भी यूज करते हैं और 3p भी यूज करते हैं और 3d भी यूज करते हैं अपन। समझ में आ रही है बात। इसके लिए अपन 3 कहेंगे कि तीसरी शेल में s उपकोष भी है, p उपकोष भी और d उपकोष भी है। यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि हमने बना दिया न्यूक्लियस, है ना, तो ये हमने बनाई पहली शेल। तो पहली शेल में जहां पर n = 1 है, तो वहां पर उपकोष कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ s उपकोष ही है उसके अंदर। ये दूसरी शेल है जहां पर n = 2 है, तो वहां पर कौन सी सब शेल है, s और p दोनों उपकोष हैं। और तीसरे ऑर्बिट के लिए जहां पर n = 3 है, उस ऑर्बिट के लिए तीनों सब शेल है, 3 सब शेल है। कौन कौन सी, s p और d, 3 सब शेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम 2n² से निकालते हैं। हम यहाँ पर भी गिन सकते हैं, 10 और 6 16 और 2 18, इधर 6 और 2 8 और इधर 2। यहाँ तक क्लियर। आइए इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर हम ले लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके बाद हम लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अब हम लेते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में बात करते हैं संभावित उपकोष, संभावित उपकोष यानी कि सब शेल। यहाँ पर हम बात करते हैं उस ऑर्बिट में कौन सी सब शेल आती है वो। और यहाँ पर हम बात करते हैं कोश की, यानी कि ऑर्बिट की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोश की, ऊर्जा स्तर की, कक्षा, ऑर्बिट, सब और ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल उसकी। तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये n हो गया और ये l। तो मुख्य क्वांटम संख्या का वैल्यू अगर 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, तो l का वैल्यू कितना आएगा, l का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, l का वैल्यू कहाँ से होता है, 0 to n-1 तक होता है। तो ये 0 से 1 - 1 0, तो इसका वैल्यू कितना है, 0। तो 0 के लिए उपकोष कौन सा होगा, s उपकोष, ठीक है। इसलिए अपन क्या लिखते हैं, 1s, 1 और s, और कोष कौन सा हो गया, k कोष, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। उसी प्रकार अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन कौन से आएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन कौन से आएंगे, 0 से n-1, तो 0 से 2 - 1 तो 1, यानी 0 और 1 तो कितने आए, 0 और 1। 0 किसके लिए है, s के लिए है, और 1 किसके लिए है, p के लिए है। और यहाँ पे 2 है, यानी कि 2s और 2p। और कोष कौन सा हुआ, l, सेकंड कोष, सेकंड ऑर्बिट। समझ पा रहे हो। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 लिया हमने, तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन कौन से आएंगे, 0 से 3 - 1 यानी 2, 0 से 2 यानी कि 0, 1 और 2, 3 आए। और संभावित उपकोष कौन कौन से आएंगे, 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए 0, 1 और 2। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 2 के लिए हो जाएगा d। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s, 3p और 3d। देखिए 3s क्यों, क्या क्योंकि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और यानी कि ये देखो तीसरी जो शेल है उसमें s उपकोष, p उपकोष और d उपकोष तीनों होते हैं, और उस शेल को अपन क्या नाम देते हैं, m बोलते हैं अपन। अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने आएंगे, 0 से 4 माइनस 1 यानी 0 से 3, यानी कि 0, 1, 2 और 3, ये चार एजीमुथल क्वांटम नंबर आएंगे। तो 0 किसके लिए है, एस के लिए, और 1 पी के लिए, 2 डी के लिए और 3 एफ के लिए, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4s और 4p होता है और 4d और 4f होता है। और ये कोष कौन सा, कोष को अपन क्या बोलेंगे, के, एल, एम और एन। समझ में आई बात, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, उसकी शेल को बता रहा है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, सब शेल बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है, कौन से उपकोष में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। क्लियर। तो अब अगर हम किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी है, जैसे कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोष में हमको पता है कि एक कक्षक होता है सिर्फ, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, एफ में 7 कक्षक होते हैं। लेकिन अगर हम उसको कैसे निकालना है वो, तो कक्षकों की संख्या निकालने का फार्मूला ध्यान देना, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, अगर हमें एल का वैल्यू दिया हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर और कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है 2l+1 होता है। क्लियर। अब जैसे कि l इज टू 0 दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर l इज टू 0 दिया हुआ है और हमें कक्षकों की संख्या निकालनी है, उसके लिए हमें कक्षक की संख्या निकालनी है, ऑर्बिटल्स जिसको हम कहते हैं वो। तो ऑर्बिटल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, l इज टू 0 के लिए 2 इंटू एल इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो कितना आंसर आया, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, यानी कितने ऑर्बिट आएंगे, एक ऑर्बिट। एल इज इक्वल टू 0 किसके लिए है, एल इज इक्वल टू 0 कौन से उपकोष के लिए है, उपकोष कौन सा है इसमें, उपकोष। एल इज इक्वल टू 0 के लिए उपकोष कितना होता है, एस उपकोष। और एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल है, देखिए कितना इजी हो गया, एस ऑर्बिटल, सॉरी एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल। तो कक्षों की संख्या कितनी आएगी, एक आएगी, और एक ही कक्षक होता है ये। समझ में आई बात। अब अगर उस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोष में, शेल में नहीं, सब शेल में, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अगर उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए जो फार्मूला वो है 2 कोष्टक 2l+1। ठीक है। अब l इज इक्वल टू 0 लिखा, l इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, l इज इक्वल टू 0, और हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला 2 कोष्टक 2 इंटू एल कितना है 0 प्लस 1, तो ये पूरी ये टर्म 0 होगी, 0 प्लस 1 1, और 2 1 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर जो एक ऑर्बिट है किसकी, एस उपकोष में, ध्यान देना उपकोष कौन सा है, एस उपकोष, एस उपकोष है। और एस उपकोष में ऑर्बिट कितने हैं, ऑर्बिट एक है, ये रहा ऑर्बिट एक, ये ऑर्बिट हम ऐसे बनाते हैं कक्षक जिसे हिंदी में कहते हैं। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। अब अगर एल इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमें ऑर्बिटल की संख्या निकालनी है कक्षकों की, तो वो हम निकालते, देखिए एल इज इक्वल टू 1 है और हमें निकालनी है कक्षक की संख्या, एल इज इक्वल टू 1 के लिए कक्षक निकालना है, तो कितना हो जाएगा, फार्मूला ये रहा 2l+1, 2l+1 फार्मूला। तो एल इज इक्वल टू 1 लिखा, तो कितना हो जाएगा, फार्मूला देखो 2l+1 फार्मूला है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू एल की जगह 1 प्लस 1, तो कितना आंसर आया, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि एल इज इक्वल टू 1 है, तो ऑर्बिट कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिट बनेंगे। तो हम 3 ऑर्बिट बना देते हैं अपन, 3 ऑर्बिट बने अपन, तो ऑर्बिट कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिट बने यहाँ पर। समझ में आई बात। और 3 ऑर्बिट किस कौन से उपकोष के लिए होते हैं, पी उपकोष के लिए, और एल इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, पी उपकोष के लिए, यानी कि एल इज इक्वल टू 1 है तो उपकोष कौन सा होगा, एल इज इक्वल टू 1 है तो उपकोष कौन सा होगा, पी उपकोष। और पी उपकोष में कक्षक कितने, 3 कक्षक, ये तीनों क्या है, कक्षक है, यहाँ पर ये क्या है, कक्षक है। क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो एल इज इक्वल टू 1 है और हमको पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, तो आपकी बार फार्मूला कौन सा हो जाएगा,
2 कोष्टक 2l+1, ये वाला फार्मूला। तो कितना हो जाएगा 2 कोष्टक 2 इंटू एल की जगह कितना लिखना है 1+1, तो क्या आंसर आया 2 कोष्टक 2 इंटू 1 2, 2 1 2, 2+1 3, तो ये कितना आंसर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। और आप देख रहे हो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम ये 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पर एक और चीज, अगर हम कक्षक की बात करें, देखिए कक्षक क्या होता है, लास्ट लेक्चर हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। कक्षक क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक हो। नाभिक के चारों ओर स्थित, नाभिक के चारों ओर स्थित वह स्थान, नाभिक के चारों ओर स्थित वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, 95% से अबव हो, पाए जाने की संभावना अधिकतम, उसको हम क्या बोलते हैं कक्षक बोलते हैं अपन। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां पर अधिकतम, उसको क्या बोलते हैं कक्षक बोलते हैं। तो हम पहली शेल के लिए एस कक्षक, जिसका आकार गोलाकार होता है, यानी कि गोलाकार आकार में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। दूसरे के लिए हम पी कक्षक बनाते हैं, यानी कि वो डंबल शेप में होता है ना। और डंबल शेप के बाद अब ध्यान देना, जैसे कि हम बात करते हैं पी कक्षक की, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम पी कक्षक की बात करें तो पी कक्षक जो होता है वो, अगर हम बात करें तो कौन से एक्सिस में होगा वो, जैसे कि यानी कि, तो देखिए पी ऑर्बिट जो है वो हम बात करते हैं, अगर तीन हम एक्सिस ले लेते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 3D मोशन में होता है, यानी कि उसको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, तीनों निर्देशांक चाहिए, एक्स वाई और जेड। तो ये एक्स हो गया, अगर हम बात करें तो ये वाई और ये जेड। तो हम बात करते हैं डंबल शेप में होता है, जो ऑर्बिट्स होता है पी ऑर्बिटो कैसा होता है डंबल शेप में, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है ना। और वो कैसे हो सकता है, अगर बात करें तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कहीं भी हो सकती है। तो पर्टिकुलर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कौन सी सब शेल में है। ओके, लेकिन ऑर्बिट में अगर एस ऑर्बिट में है तो प्रॉब्लम, लेकिन पी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इन तीनों में से कौन सी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन, क्या वो एस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, या जेड एक्सिस के अलोंग है, कौन से एक्सिस के अलोंग है, समझ पा रहे हो ना। तो वो हमें कहां से पता चलेगा, थर्ड क्वांटम नंबर से, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग है, या वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, कौन से एक्सिस के अलोंग है, वो हमको कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताएगा। अब हम बात करने वाले तीसरी क्वांटम नंबर को, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि ऑर्बिट का आकार कैसा है, यानी कि जो कक्षक है उसकी आकृति को बताता है, यानी कि हमको क्या बताता है कक्षक की आकृति। समझ पा रहे हो, कक्षक की आकृति कैसे बताएगा कि कक्षक एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस में है, उसके बेसिस पे कक्षक की आकृति बताएगा। कैसे वो भी समझेंगे अपन, यानी कि एक्चुअल में जो ऑर्बिट है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है वो हमको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो देखिए, और इसका जो वैल्यू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है ना, डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि ये जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका मान जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ध्यान देना, -L से लगाकर -L टू +L तक होता है, -L से लगाकर +L तक इसका वैल्यू होता है। तो चलिए इसको समझते हैं अपन कि अगर, समझना ध्यान से, अगर L का वैल्यू 1 आता है, समझना यहाँ पर ध्यान देना, अगर L = 1 होता है
एल इज इक्वल टू 1 होता है तो हमें एम का वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल एम का वैल्यू क्या होता है माइनस एल टू प्लस एल। तो -1 से लाकर +1 के बीच दरमियान जितनी भी वैल्यूज होगी सब आ जाएगी। तो कितना कितना आएगा, तो -1, -1 के बाद क्या आता है 0, और 0 के बाद क्या आएगा +1। सर तो 3 वैल्यू संभव है, कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू। तो इसका हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कक्षक को। तो ये तीनों जो वैल्यूज है, ये तीनों वैल्यूज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके ऑर्बिटल्स को, कक्षक को रिप्रेजेंट कर रही है। और L इज इक्वल टू 1 का वैल्यू, L इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब उपकोष कौन सा है बताइए। L इज इक्वल टू 1 है तो उपकोष कौन सा हो जाएगा, उपकोष कौन सा हो जाएगा, P उपकोष। क्योंकि L इज इक्वल टू 0 हो तो अपन क्या बोलते हैं, उपकोष कौन सा है बोलते हैं S उपकोष। L इज इक्वल टू 0 हो तो L उपकोष, S उपकोष। L इज इक्वल टू 1 हो तो P उपकोष, L इज इक्वल टू 2 हो तो D उपकोष, और L इज इक्वल टू 3 हो तो F उपकोष। तो यहाँ पर आप देखो P उपकोष, और P उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 3 कक्षक। 3 कक्षक कैसे आए, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं, 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक, तो कक्षक भी कितने हो जाएंगे, 3 कक्षक। तो ये 3 कक्षक हो गए। और तीनों कक्षकों में हर एक कक्षक का एक वैल्यू होता है। तो ये तो हो गया -1, और ये 0, और ये +1। तो -1 वाला है वो बता रहा है Px, और ये Py एक्सिस, और Pz को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर आप देखो 3 ऑर्बिट है, Px, Py और Pz। यानी कि Px की बात करें तो Px कैसा हो जाएगा, अगर हम ऑर्बिट बनाए तो आप देख रहे हो पी ऑर्बिट जो होता है डबल शेप में होता है। हम कक्षों की आकृति को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। तो अगर हमें ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो पी एक्स का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये कौन सा हो गया, पी एक्स हो गया। अगर पी वाई की बात करें तो पी वाई की बात मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ये एक्स, ये वाई, अब यहाँ पे देखो ये जेड है, तो यहाँ पर ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये कौन सा है, पी वाई है। और अगर पी जेड की बात करें तो पी जेड कैसा हो जाएगा, पी जेड यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब हम बोलते हैं, अब कक्षक किसको बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन के जहाँ पर पाए जाने की संभावना अधिक हो उसको अपन क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। तो ये पी एक्स, पी वाई, ये पी जेड। तो एक्चुअल में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस में। देखो अगर मैं कहूँ 3p, मैंने लिखा 3p, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि शेल बता रहा है, यानी कि तीसरी शेल में है। और p यानी कि वो उपकोष को बता रहा है। अब p उपकोष पर अपन देख रहे हैं 3 कक्षक है, मतलब वो x एक्सिस में है कि y एक्सिस में, z एक्सिस में, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज चाहिए। अगर -1 है मतलब वो px में, 0 मतलब py में, और a +1 है यानी कि pz में है। वो समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम L का मान 2 माने, ध्यान देना, अगर L का मान 2 हो तो उसके लिए M का वैल्यूज क्या आएगा, M का वैल्यूज क्या होता है -L2 प्लस L तक। तो M का वैल्यूज क्या क्या आएगा, एक तो -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद क्या आता है 0, 0 के बाद +1 और +2। क्योंकि -L से +L तक ना, यानी कि -2 से +2 तक। तो -2 से +2 के बीच में इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो -2, -1, 0, +1 और +2 इतनी सारी वैल्यूज आएगी जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एम को, यानी कि ऑर्बिट को। तो L इज इक्वल टू 2 के लिए ऑर्बिट कितने बन जाएंगे, ऑर्बिटल सॉरी, L इज इक्वल टू 2 के लिए ऑर्बिटल्स कक्षक कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, कितने आए, 5 कक्षक आए। समझ में आई बात, कितने कक्षक आए, 5 कक्षक आए। अब वो 5 कक्षक यानी कक्षक कितने बनेंगे, अब 5 कक्षक बनेंगे। कितने कक्षक बनेंगे, 5 कक्षक बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 कक्षक बन गए। यानी कि ये किसका वैल्यू है, -2, ये -1, 0, +1 और ये प्लस का 2 हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो गया, ये dxy होता है, और ये dyz। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा dz², और ये होता है dy
जेड एक्स और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से समझेंगे ये कैसे आता है वो। क्लियर। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसकी शेप की बात करें तो कैसा होता है, डबल डबल होता है। उसमें तीन जो होते हैं, देखो आप एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये तीनों आप देख रहे हो बिटवीन द एक्सिस है। अब हम बात करते हैं इन डी कक्षकों की, जितने भी ये डी उपकोश इसमें जितने 5 कक्षक है उनकी आकृति के बारे में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो 3 कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस है। डी एक्स वाई के बीच में, डी वाई जेड के बीच में और डी जेड एक्स के बीच में। तो तीन जो तीन जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो बिटवीन द एक्सिस है। जैसे कि पहला हम बात करें डी एक्स वाई, तो ये ऐसा हो जाएगा, डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो बिटवीन द डबल डम्बल होता है, डी जो होता है वो डबल डम्बल होता है। तो ये हो गया फर्स्ट डी एक्स वाई और दूसरा डी वाई जेड। अगर हम डी वाई जेड की बात करें तो डी वाई जेड हो जाएगा ये, डबल डम्बल, ये डी वाई जेड। एंड थर्ड की बात करें वो डी जेड एक्स। तो ये हो गया डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स। तो तीन ऑर्बिट आप देख रहे हो बिटवीन द एक्सिस है। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो वो एक्स और वाई एक्सिस पर है। तो अगर डी एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड लास्ट एंड फाइनल की बात करें डी जेड स्क्वायर, तो अगर उसको देखें अपन डी जेड स्क्वायर, तो उसमें एक जो डी है वो जेड एक्सिस पे है और दूसरी उसकी रिंग के ऊपर है। तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर। तो ये डी के पांचों ऑर्बिटल सॉरी। तो जो डी उपकोश है उसके पांचों ऑर्बिटल, पांचों कक्षक हो गए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो वो हमको क्या बताता है, कक्षक की आकृति बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, कौन सी शेल में है। फिर दूसरा जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमको बताता है कि कौन से सब शेल में है इलेक्ट्रॉन। और तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो अपने को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में है। और m का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, l पर। m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से +l तक। अगर n का वैल्यू बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, n से लगाकर n-1 तक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -l से लगाकर +l तक होता है। तो ये पांचों जो है वो डी ऑर्बिटल्स के डी सब शेल के ऑर्बिटल्स है। जो डी उपकोश है उसके कक्षक है। आप देख रहे हो तीन जो हैं वो तो कहाँ पर है, बिटवीन द एक्सिस है। ये कौन सा हो गया, डी एक्स वाई, ये डी जेड वाई जेड और ये डी जेड एक्स। तो ये कहाँ पर है, बिटवीन द एक्सिस है। और ये आप देख रहे हो डी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स है डी सब शेल के। अब हम बात करते हैं कि अगर L इज इक्वल टू 3 हो तब M की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो, तब M की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो। तो L इज इक्वल टू 3 है, इट मीन कि किसकी बात हो रही है, उपकोश कौन सा हो जाएगा, ये F उपकोश। क्योंकि हम बात करते हैं L इज इक्वल टू 0 हो तो कौन सा उपकोश आएगा, S उपकोश। L इज इक्वल टू 1 हो तो P उपकोश, L इज इक्वल टू 2 हो तो D उपकोश और L इज इक्वल टू 3 हो तो F उपकोश, यानी कि सब शेल। अब हमें क्या निकालने, ऑर्बिटल्स निकालने, कक्षक। तो वो कैसे निकालेंगे, M से, क्योंकि M क्या बताता है कक्षक की आकृति। और कक्षक क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं वो। तो जो M है वो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में, उस सब शेल में कहाँ पर है। समझ पा रहे हो, जैसे कि हमने कह दिया तीसरी शेल में है इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में पर सब शेल कौन सी है, पी सब शेल। पी सब शेल में भी कहाँ पर,
क्योंकि पी में अब देख रहे हो कि 3 नंबर बन रहे हैं, यानी कि पी में भी 3 पॉसिबिलिटीज है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो वो कहाँ पर है, वो एग्जैक्ट कौन बताएगा अपने को, एम का वैल्यू बताएगा, जो एम का वैल्यू आएगा वो। समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो L इज इक्वल टू 3 के लिए m का वैल्यू क्या आएगा, तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस एल से लगाकर कहाँ तक होता है, प्लस एल तक होता है, माइनस एल से लगाकर प्लस एल तक। तो m के कौन कौन से मान संभव है, माइनस एल यानी कि -3, -3 के बाद कौन सा होगा, -2, फिर -1 एंड देन 0, फिर +1, +2 और +3। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7 यहाँ पर m की कितनी वैल्यूज आई, 7। देखो मैथमेटिकल ये कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये साइन दिए हुए। तो -3 से लाकर +3 यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी वैल्यूज आई, 7 वैल्यूज आई। यानी कि ऑर्बिट कितने बनेंगे, 7 ऑर्बिट। समझ पा रहे हो, यानी कि कुल यहाँ पर अगर L इज इक्वल टू 3 होगा तो ऑर्बिटल, सॉरी कक्षक, ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पर जितने m की वैल्यूज आएगी उतने ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 7 ऑर्बिटल्स। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो टोटल ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ये तो f उपकोष के लिए कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल्स। और ये 7 यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो इस प्रकार f सब शेल के लिए, f उपकोष के लिए ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर। यहाँ पर आप देख रहे हो L इज इक्वल टू 0 है तो S उपकोष होगा, और यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स 1 हो जाएगा। क्लियर। L इज इक्वल टू 1 है तो P उपकोष, तो ऑर्बिटल्स कक्षक कितने हो जाएंगे, 3 कक्षक। L इज इक्वल टू 2 है मतलब D उपकोष, तो कक्षक कितने हो जाएंगे, 5 कक्षक। L इज इक्वल टू 3 है तो F उपकोष यानी कक्षक कितने हो गए, 7 कक्षक हो गए। क्लियर। इसीलिए हम S के लिए हम इतना ही बनाते हैं, ये S उपकोष है, ये क्या है, S उपकोष है, ये अपना S उपकोष है। अब D उपकोष और S उपकोष के लिए कक्षक, ठीक है, S उपकोष के लिए कक्षक कितने कक्षक है, S एक कक्षक है। ये यहाँ पर क्या है, कक्षक है। अगर S उपकोष की बात करें तो एक ही कक्षक होगा, और D उपकोष की बात करें कितने कक्षक हो जाएंगे। और P के लिए, P उपकोष के लिए 3 कक्षक। ये 3 कक्षक किसके लिए हैं, कक्षक कितने कक्षक है यहाँ पर, 3 कक्षक। ये एक कक्षक है तो ये कौन सा उपकोष हुआ, ये P उपकोष हुआ। आप समझ पा रहे हो, उपकोष और कक्षक। उपकोष सबसे जैसे कि हम बात करते हैं, एक मिनट यहाँ पर डी को देख लेते हैं एक बार। अगर डी की बात करें तो डी में कितने हैं, 5, और ये डी उपकोष है। तो डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स है। तो कक्षक कितने हो गए, 5 कक्षक हो गए। देखिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 3p1, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं एक्चुअली सबका मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो 3p1 में, ठीक है, 3p1 में, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि उस इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्वांटम नंबर कौन सा, n है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कोश कौन सा इलेक्ट्रॉन का, कौन सी शेल में है, कोश बराबर 3rd शेल में है। यानी कि ये जो न्यूक्लियस बना देते अपन, ये न्यूक्लियस बन गया सपोज, क्लियर। तो कौन सी शेल में, 1 2 और ये तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। पर तीसरी शेल में कहाँ पर, एस में, पी में, डी में, एफ में, कहाँ पर, तो आप देखो कहाँ पर है, पी सब शेल में, है ना। तो सब शेल कौन सी है इसका, पी सब शेल। यानी कि उपकोष कौन सा हो गया, उपकोष कौन सा हो गया, पी उपकोष। समझ पा रहे हो, पी उपकोष में है। अब पी उपकोष में यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पी उपकोष में 3 पॉसिबिलिटीज है। पी उपकोष की बात करें तो 3 पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी, पी एक्स में, पी वाई में या पी जेड में है। समझ पा रहे हो, 3 पॉसिबिलिटीज है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, तो पी एक्स यानी कि देखिए एक्स, पी एक्स, ये हो गया पी एक्स, ये पी एक्स है, क्लियर। और अगर पी वाई में हो तो पी वाई का कैसा हो जाएगा,
ये हो गया पी वाई। और पी जेड की बात करें, पी जेड तो ये अपना पी, ये पी जेड हो गया। यहाँ पर जेड एक्सिस ये रहा, यहाँ पर जेड एक्सिस ये रहा। तो ये पी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एज इट इज़, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर पी सबशेल में है तो कक्षक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अत्यधिक संभावना। यानी कि पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से मूव कर रहा है कि वो इस प्रकार से 3 अलग अलग शेप बना रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत तेजी से मूव कर रहा है 3D में। समझ पा रहे हो ना? एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का मोशन 2D नहीं होता है, 3D होता है। तो जो थर्ड शेल है उसमें, अगर थर्ड शेल की बात करें, उसमें एस सबशेल भी है, पी सबशेल भी है और डी सबशेल भी है। समझ पा रहे हो ना? n=3 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 0 से लगाकर n-1, है ना? इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो p l की कितनी वैल्यूज आ सकती है, 0, 1 और 2। यानी कि वो s में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है। इसलिए 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर p सबशेल है, वो तो डिसाइड हो गया 3p करके। पर p सबशेल के बाद भी 3 पॉसिबिलिटीज और आती है कि वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है, y एक्सिस में या फिर z एक्सिस में। तो प्रॉपर वो कौन से एक्सिस में है वो कौन बताएगा अपने को, m बताएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो p1 है, यानी कि कौन से एक्सिस में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर भरा जाएगा, यानी कि वो कहाँ पर है, px में है। समझ पाए? कहाँ पर है वो, px में है, क्योंकि वैल्यू 1 है, पहला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किससे भरा जाएगा, -1, ये 0 और ये -2, तो कहाँ पर भरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ये तो हो गया -1, ये 0, ये +1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, px में। अगर m का वैल्यू -1 ये कहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, px में। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मोशन कर रहा है अपने उस थर्ड शेल में। समझ पाए? अगर 0 होता तो y में होता और +1 z एक्सिस में। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ क्वांटम नंबर, चौथी क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर, इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर चक्रण को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण को प्रदर्शित करता है स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम अर्थ ले ले तो अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है और अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अपने एक्सिस पे वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, यानी कि अपने अक्ष पर घूम रहा है और साथ में सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी सेम थियरी है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है, 3D में अराउंड द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। और साथ में अपने ऑर्बिट में, सॉरी अपने एक्सिस पर भी क्या हो रहा है, वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, अपने अक्ष पर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। तो एस की वैल्यूज की बात करें तो एस की 2 वैल्यूज संभव है, एस की 2 वैल्यू संभव है। एस का मान +-1/2, यानी कि +1/2 हो सकता है या -1/2 हो सकता है। ये जो वैल्यू है प्रैक्टिकली आई हुई है, प्रैक्टिकल करके इन वैल्यूज को निकाला गया है। तो यहाँ पर वह चक्रण की दिशा को बताता है, यानी कि प्लस माइनस जो है वो क्या बता रहा है, चक्रण की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ऑर्बिटल्स में, कक्षकों में, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के चक्रण की दिशा विपरीत है, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो समझ पा रहे हो? तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या बता रहा है, उसके चक्रण की दिशा को बता रहा है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो। क्लियर? अब अगर किसी ऑर्बिट में कुल चक्रण की संख्या निकालनी है, ध्यान देना, किसी ऑर्बिट में कुल चक्रण की संख्या, तो अगर किसी ऑर्बिट में कुल चक्रण की संख्या निकालनी है तो उसके लिए जो फार्मूला था वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या
उसके अंदर जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू प्लस माइनस 1/2। ये फार्मूला आता है कुल चक्रणों की संख्या निकालने का। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पर एक और फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग, और हमें एल का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू, एल का, एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू दिया हुआ है, और हमें कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अंडरवुड एल कोष्टक एल प्लस 1 h/2π। इससे हम निकाल सकते हैं कक्षीय कोणीय संवेग निकाला है, और इलेक्ट्रॉन का हमें क्या दिया हुआ है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है और हमें पूछे कक्षीय कोणीय संवेग, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो 4 क्वांटम नंबर थी। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में है, और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो चलिए अब एक टेबल से पूरा समझते हैं इसको। तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर देखा मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर उपकोष की संख्या, यहाँ पर एल का वैल्यू, फिर उपकोष का नाम, और फिर कक्षों की कितनी संख्या होगी वो, और उस ऑर्बिट में कितनी, ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं n = 1 हो, n का मान 1 हो, n = 1 माने अगर अपन n का मान 1 होगा, तब बात करते हैं अपन उपकोषों की संख्या। तो n = 1 है तो सबशेल कितने आएंगे, उसमें एक ही सबशेल होगी, क्योंकि 1s होता है तो सबशेलों की संख्या कितनी होती है, एक ही होगी। तो l की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएगी, l की वैल्यू 0 से n-1 होती है ना, 0 से n-1, तो 0 से 1-1 तो कितना आया, 0 से 0, यानी कि l का मान कितना आया, 0 आया। अब 0 के लिए कौन सा उपकोष होता है, s उपकोष, तो उपकोष का नाम कौन सा हो गया, s उपकोष, और उपकोषों की संख्या भी कितनी है, एक ही है, ओनली s उपकोष देख रहे हो आप। क्लियर। और कक्षों की संख्या यहाँ पर कैसे निकालते हैं, कक्षों की संख्या की बात करें अपन, तो कक्षों की संख्या निकलती है 2l + 1 से। कक्षों की संख्या निकाल सकते हैं 2l + 1 से। तो 2 × l का वैल्यू कितना है, 0, तो 2 × 0 + 1, 2 × 0 0 हो गया, 0 + 1 1, तो कक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक केवल। तो इसमें सिर्फ एक ही कक्षक आएगा। आप देखो सिर्फ क्या होगा, एक ही कक्षक होगा, कक्षों की संख्या होगी एक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब पहले n = 1 है, उस पहली शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n का स्क्वायर, 2 × n कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 तो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर, समझ पाए। देखिए n = 1 था तो वहाँ से l का वैल्यू निकाला, l का वैल्यू 0 आया, और 0 मतलब s उपकोष, और l का एक ही वैल्यू आ रहा है 0, यानी कि उपकोष की संख्या कितनी होगी, एक ही उपकोष होगा, s उपकोष। अब उस उपकोष में ऑर्बिटल्स कितने हैं, ऑर्बिटल्स कैसे निकाले, 2l + 1, तो 2 × l का वैल्यू 0, तो 2 × 0 0 + 1, 0 + 1 तो 1 आया। तो ऑर्बिट कितने बनेंगे, एक ही ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 ही आते हैं, s2 लिखते हैं अपन। और यहाँ पर उसके ऑर्बिट्स में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं n = 2 के लिए। अब n = 2 लेते हैं अपन, n = 2, और उसके लिए l के वैल्यूज निकालते हैं पहले। तो l के वैल्यूज कैसे निकालते हैं, 0 से n-1, तो कितना आएगा, 0 से, एक तो 0 आएगा, 0 से n-1, यानी कि n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 में से 2 - 1 यानी कि 2 - 1, तो 1 बचा, तो 0 से 1 यानी कि 0 और 1 है ना। तो इसके कितने वैल्यूज आए, l के कौन कौन से मान आए, 0 और कौन सा 1, 0 और 1 2 आए ना। मतलब उपकोषों की संख्या कितनी होगी, 2 उपकोष, उपकोषों की संख्या कितनी हुई, 2 उपकोष हुए। कौन कौन से, s और p। 0 के लिए कौन सा उपकोष था, s उपकोष, और 1 p के लिए, तो उपकोष कौन से आए, s और p उपकोष। अब कक्षों की संख्या निकालते हैं अपन। कक्षों की संख्या
एस के लिए कक्षकों की संख्या कैसे निकलेगी, एस के लिए जब कक्षक की संख्या निकालेंगे तब कितना रखेंगे, एल की जगह 0 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक कक्षक ऑनली, ये देखो एक कक्षक। और पी के लिए एल कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 1 आया, प्लस 1 तो 2 प्लस 1 2 इंटू 1 तो 2 आया, तो 2 प्लस 1 3, तो पी उपकोष के लिए कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर कक्षक कितने बनेंगे अपने, पी उपकोष के लिए कक्षक कितने बन जाएंगे, 3 कक्षक पी उपकोष के लिए। तो कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि अब हम बात करते हैं दूसरे कोष के लिए कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, एक तो एस के लिए और 3 पी के लिए, तो कुल कक्षकों की संख्या 4 होगी। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बात करें तो एस में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू एक बार कितना रखना है, 0, और एल का वैल्यू एक बार कितना रखना है, 1, तो कितना है, अगर एक वैल्यू रखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, तो कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n का स्क्वायर, तो 2 इंटू एन कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। उस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब लिखते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए अपन बात करते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 3 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, l की वैल्यूज कितनी आ सकती है, देखिए l 0 से n माइनस 1, तो 0 से n कितना है 3, तो 3 में से एक गया तो 2, यानी कि 0 से 2, यानी कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 0 और 1 और 2, 3 वैल्यूज आ सकती है, 0 1 और 2। मतलब तीसरी शेल में कौन कौन से उपकोष आ सकते हैं, 0 1 और 2, 3 एल वैल्यू है, मतलब 0 के लिए कौन सा उपकोष, एस उपकोष, 1 के लिए पी उपकोष और 2 के लिए डी उपकोष, तो 3 उपकोष आ सकते हैं। अब कक्षों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2l प्लस 1, एक बार l का वैल्यू 0, एक बार l का वैल्यू 1 और एक बार l का वैल्यू 2, तो l का वैल्यू 0 रखेंगे तब कितने ऑर्बिट आएंगे, एक ऑर्बिट, p रखेंगे तब 3 ऑर्बिट आएंगे, और अगर डी रखेंगे तब कितना आएंगे, 5 ऑर्बिट आएंगे, सॉरी हाँ 2 रखेंगे तब कितना आएंगे, 5 ऑर्बिट आएंगे। देख आप 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटर, यहाँ पर 3 ऑर्बिटर और यहाँ पर 5 ऑर्बिटर, तो टोटल कितना है 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि टोटल ऑर्बिट कितना आते हैं 9 ऑर्बिट। कौन सी शेल में, तीसरी शेल में। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एस में, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 कोष्टक 2l प्लस 1, तो l की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे डी के लिए, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10 हो गए। और टोटल 2n का स्क्वायर, उस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n का स्क्वायर, n की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 2 जा 8, 9 इंटू 2 तो 9 2 जा 8, तो टोटल सॉरी 9 2 जा 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, वो 2n का स्क्वायर, तो 2 इंटू एन कितना है 3 हो गया n, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 9, तो ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पे निकालने से 2n का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना है 2 इंटू 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक। देखिए एक बार इसको n इज इक्वल टू, जब हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो उसके लिए l के 3 वैल्यूज आते हैं 0 1 2, तो 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d। अब ऑर्बिटल्स की बात करें, s के लिए एक ऑर्बिटल्स होता है, p के लिए 3 ऑर्बिटल और d के लिए 5 ऑर्बिटल्स, उसको हमने 2l प्लस 1 से निकाला। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर उपकोषों की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, 3 उपकोष है। तो तीसरे ऑर्बिट के लिए उपकोष कितने आएंगे, 3 उपकोष, कौन कौन से, एस पी और डी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर पहले ऑर्बिट के लिए 1s लिखते हैं, दूसरे के लिए क्या हो सकता है 2s और 2p, और तीसरे ऑर्बिट्स के लिए 3s भी है, 3p भी और 3d भी है तीसरे ऑर्बिट के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए l के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, l कैसे निकालते हैं, 0 से n माइनस 1, तो l इज इक्वल टू 4, सॉरी n इज इक्वल टू 4 है, तो 0 से 4 माइनस 1, तो 0 से कितना है, 0 से 3 आया, तो कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 0,
0 से 3 तक पॉसिबल है, एक 0 और दूसरी 1, इसके बाद 2 और इसके बाद 3, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है। यानी कि उपकोषों की संख्या कितनी होगी, 4 उपकोष हो गए। अब उपकोष का नाम तो 0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्या हो जाएगा, एस उपकोष, 1 हुआ तो पी उपकोष, 2 हुआ तो डी उपकोष और 3 हुआ तो एफ उपकोष। अब बात करते हैं कक्षों की संख्या। एस के लिए कितने कक्षक है, एक कक्षक, पी के लिए 3 कक्षक और डी के लिए 5 कक्षक, डी के लिए 5 कक्षक और एफ के लिए कितने होते हैं, 7 कक्षक। एस के लिए कितने हो गए अपने, 7 कक्षक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इस चौथी शेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, कुल इलेक्ट्रॉन देखिए 10 और ये 20, 24, 30 और 2 32 और 2n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं अपन। अगर 2n से स्क्वायर से निकाले तो 2n स्क्वायर से निकाले तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो कितना है, 2 इंटू 16 यानी कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। और आप भी देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर देख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। यानी कि चौथी जो शेल है उसमें 4 सब शेल हो सकती है, s, p, d और f चारों। तीसरी जो शेल है उसमें केवल 3 ही सब शेल होती है और जो दूसरी शेल है उसमें 2 सब शेल होती है और पहली शेल में 1 ही सब शेल होती है। समझ में आई बात यहाँ तक।